नमस्कार। प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आने का सिलसिला केजरीवाल से शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल IRS थे, वहाँ से सेवानिवृत्ति लेकर राजनीतिक में आए, राजनीतिक दल का गठन किया। दिल्ली के बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक वे पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में एक नाम जुड़ गया है, वरदमुति मिश्रा जी का, जो कि हाल ही में उन्होंने अपनी IAS की नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में उतरने का मन बनाया है। स्वागत है मिश्रा जी आपका। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। क्या सोच इसके पीछे? इसके पीछे ये सोच है कि हम ऑफिसर तो बाद में हैं, पहले प्रदेश के नागरिक हैं। और इस समय पिछले 15-20 वर्षों का जो मेरा विभिन्न जिलों में जो सेवा काल रहा है, उस सेवा काल के दौरान मैंने ये पाया कि प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर मूलभूत मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है और ब्यूरोक्रेसी में रहकर आप उन मुद्दों पर काम नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि यदि मुझे मन में इच्छा है ऐसी कि मैं बेहतर काम करूं, तो मुझे राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। जनवरी में तो आप IAS बने, IAS कैडर में गए और उसके थोड़े महीनों बाद आपने इस्तीफा दे दिया। अभी तो आपके पास वक्त था और राजनीति उसके बाद भी कर सकते थे। नहीं, देखिए, राजनीति में ये है कि रिटायरमेंट के बाद जनरली जो ब्यूरोक्रेट राजनीति में जाते हैं, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपना पूरा टेन्योर वहाँ पूरा कर लिया, अब शायद ये अपना बुढ़ापा काटने के लिए राजनीति में आ गए हैं। तो लोगों में भ्रांति होती है। लेकिन जब आप छोड़ के आते हो तो जनता के बीच आपकी गंभीर छवि जाती है कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी छोड़ के आया है तो निश्चित है वो अपने काम के प्रति गंभीर है। राजनीति में आप जैसे लोगों का आना, या इसके पहले जो MN बुश साहब मध्य प्रदेश से में राजनीति में आने की दिशा में कदम बढ़ाया था, केजरीवाल जी जैसा मैंने पहले कहा कि वे एक उदाहरण है। आप अपने इस राजनीति में प्रवेश को लेकर कितने आशान्वित थे और क्या लगता है जो नई राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं उसको फ्यूचर को लेकर कितने आशान्वित हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में परंपरागत रूप से दोनों जो दल वर्तमान में मौजूद हैं, इन्हीं की सरकारें बनती और मध्य प्रदेश में तीसरे दल का कभी कोई स्थान नहीं रहा है। लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल में जो सर्वे, हमारे कुछ साथियों ने सर्वे किया, और सर्वे के बाद ये बात समझ में आई कि इस समय लोग तीसरे विकल्प की तलाश में खुद हैं। मतलब एक होता है कि तीसरा विकल्प बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, पर इस समय स्थिति ये है कि लोग तीसरा विकल्प चाहते हैं। आप अपने आप को तीसरा विकल्प मानते हैं? अगर हम बात करें देश की, तो आम आदमी पार्टी देश में तीसरे विकल्प के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रही है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि उसका एक दल के रूप में गठन हो चुका है, राजनीतिक दल के रूप में उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल चुकी है, क्या लगता है आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा? देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मैदान काफ़ी साफ़ है तीसरे विकल्प के लिए। इस समय कोई ऐसी, मतलब यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग, जो मैंने सर्वे कराया था उसमें एक बिंदु ये भी था कि लोग स्थानीय दल को कितनी प्राथमिकता देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 70-80% लोग जो हैं स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय दल को ही प्राथमिकता देंगे। आपने कहा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कमोबेश एक ही स्थिति में दोनों काम करते हैं। आप इससे अलग क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरा राजनीति में आकर जो एक सबसे बड़ा जो विचार है, या जो मेरा, मुझे लगता है कि मैं आके ये काम करूँगा, वो काम ये है कि तंत्र में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और तंत्र में कुछ लोगों को विशेषाधिकार बहुत दे दिए गए हैं। चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तंत्र को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि जो नीचे के स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, इनको काम करने का एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। अगर हम वो दे पाए तो लोग इतने अभी भी हैं भले कि लोग बहुत बेहतर काम करेंगे और प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। प्रशासनिक क्षेत्र का लंबा अनुभव आपका, और राजनेताओं से लगातार संपर्क आपका होता रहा है, सारे ही दलों के राजनेताओं का, जिनकी सरकार या जिनकी सरकार नहीं होती थी, उनकी सबकी मंशाएं एक अलग अलग किसी काम को लेकर, जनता के काम को लेकर होती थी, जिससे आप अच्छे से भली भांति परिचित हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या आपके पास काम करने के ज़्यादा विकल्प होंगे? बेशक। मैं आपके माध्यम से संदेश सभी सुनने वालों को भी देना चाहता हूं कि वर्तमान जो हमारा प्रजातांत्रिक जो सेटअप है पूरे देश का या हमारे राज्य का, इसमें राजनीति ही एकमात्र सबसे बेहतर विकल्प है। अगर लोग समाज में कुछ बेहतर देखना चाहते हैं, एक अच्छा तंत्र बनाना चाहते हैं, आम लोगों की समस्याएं हल करना चाहते हैं, तो राजनीति से बेहतर कोई जगह है ही नहीं।
एक दौर ऐसा था, जनवरी के थोड़े समय तक की बात करें या उसके पहले की बात करें, एक सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी, गनमैन, एक ओहदा, ये सब छोड़कर आप राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो रुतबा वो पिछले 25-26 वर्षों से आपके पास कायम था, वो जो सुविधाएं, जिन सब चीज़ों की आपको आदत थी, कितना असहज है या सहज है इसके साथ? मैं विनम्रता से कहूँगा कि मेरे लिए सहज था। मैं ईमानदारी से, हृदय की पूरी ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने वो कागज़ ऑफिस में दिया और जब मैं वहाँ से वापस लौटा, तो मुझे कहीं पर फिर लुक बैक करने का मुझे कभी कोई मन में ख्याल भी नहीं आया। और आज भी पिछले 2-3 महीने से, जब से मैं नौकरी से बाहर हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन एक ख़ास दिशा में चालित है, एक किसी उद्देश्य के लिए चालित है और मैं अपने लोगों और अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत हैप्पी हूं। जब आपने रेजिग्नेशन दिया भारतीय प्रशासनिक सेवा से, तब ये बात उठी कि कमलनाथ जी से आपके अच्छे रिश्ते हैं और आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कहीं उम्मीदवार के बतौर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। क्या ऐसी कोई बात थी तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी देखिए, मैं मतलब ये बात इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आईएएस के कैरियर जो है वो किसी भी महापौर से या किसी भी ज़िला पंचायत अध्यक्ष से ज़्यादा बेहतर कैरियर था। तो इन चीज़ों के लिए इतना बड़ा दाव खेलने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर बाहर में आया हूँ तो मेरा कभी भी मन नहीं था कि महापौर या ज़िला पंचायत में रहकर जो काम किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आप विधानसभा में अपने ताकत के साथ नहीं उपस्थित होते तब तक आप कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर सकते। तो वो मेरा कभी लक्ष्य नहीं था। आपकी इस बात से तो स्पष्ट है कि आप विधानसभा में अपनी दावेदारी जताना चाह रहे हैं, अपनी उपस्थिति विधानसभा में दर्ज करवाना चाह रहे हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और 1 साल से भी कम समय अब चुनाव में बचा है। ऐसी स्थिति में कैसे तालमेल बैठा पाएंगे, क्योंकि चुनाव के लिए बूथ वाइज कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होना, उम्मीदवारों का मिलना, तमाम सारे चैलेंजेस हैं और अभी आपको पार्टी का गठन करने भी 1 माह का समय लगभग लगता है। तो इन सब चुनौतियों से कैसे पार पा पाएंगे और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? बिल्कुल, उसका रीज़न है। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल मुझसे फिर से पूछा गया था और मेरा मानना ये है कि जिस समय जनता उत्सुक होती है किसी तीसरे आदमी को चुनने के लिए, तो सारी चीज़ें आसान होती हैं। अगर हम कागज़ पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश, उसकी 230 सीटें, दूरस्थ अंचलों की उपस्थिति, तो वो सब चीज़ें हमें कठिन लगती हैं। लेकिन जब नागरिकों के मन में तीसरे विकल्प के लिए यदि जगह है तो चीज़ें बहुत आसान भी हैं। अगर आप चुने जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या? शिक्षा। सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा की होगी और रोजगार की होगी। भ्रष्टाचार एक चुनौती नहीं होगा? भ्रष्टाचार एक चुनौती है, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सिस्टम को बेहतर बनाकर या सिस्टम में उतना विजिलेंस, यानी सावधानी अगर सिस्टम में रखी जाए, विशेषाधिकार ख़त्म कर दिए जाएं, चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, तो भ्रष्टाचार जो है वो आसानी से काबू पा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी चुनौती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में मध्य प्रदेश में है। हमेशा से ये चीज़ें बनी ही रही है। एक नई सोच के साथ राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं वरदमुति मिश्रा जी। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।